तो मास्टर जी हम तो खाली तिल कर खेती के बारे जानकारी लेवे खोजत रही, बाकी रउरे तो ई मौसम में ओकर खेती कैसे करल जाए एकर बारे में भी बड़ा बढ़िया से जानकारी दिवा दी। भाई ये गर्मा समय है, गर्मी का समय है और इस समय गर्मा फसलों का ही तो वक्त है और गर्मा फसल जब हमारे किसान भाई लगाएंगे तभी तो इस समय खेती कर पाएंगे और बढ़िया खेती कर पाएंगे। तो मास्टर जी ई मौसम में हमरे मकई भी लगाईला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी फसल बहुत बढ़िया ई मौसम में नहीं मिले पारेला। नहीं मिल सकती है, बहुत अच्छी फसल मिल सकती है। और अगर किसान भाई आप भी अपने खेतों में गर्मा मक्का लगा रहे हैं या फिर आपने तैयारी की हुई है तो गर्मा मक्का की खेती, उसमें कौन सी किस्में हैं, क्या खेती की तैयारी करनी चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी आप रखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी खेती होगी। और चलिए ना इस बात की जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर PK शनिग्रही से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा लगाने के लिए दिया जाता है अनुदान। गर्मा कोहड़ा के अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है नर फूलों का नियंत्रण। डच हो निकाई करने के साथ नाली और मेड़ बनाने में भी है सक्षम। सिंचाई जल का अभाव हमारे राज्य के किसानों के लिए एक प्रमुख समस्या है। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियां बहुत ही कारगर है। इसलिए इन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं गन्ना विकास विभाग प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के अंतर्गत इन सिंचाई प्रणालियों को अपनाने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है। हमारे प्रदेश में सिंचाई जल किसानों के लिए चिंता का विषय रहा है। राज्य में जल संरक्षण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति सिंचाई जल बचाने के सशक्त माध्यम हैं। ये पद्धतियां किसान अपना सकें, इसके लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत कृषि एवं गन्ना विकास विभाग इन सिंचाई पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को सहायता पहुंचाता है। जो कृषक औषधीय पौधों की खेती करते हैं और उन्होंने अश्वगंधा लगा रखी है तो उनके लिए कृषि वैज्ञानिकों का सुझाव है कि उचित समय पर अश्वगंधा की जड़ों को उखाड़ ले और उसे सुखाकर रख ले, अन्यथा जड़ों के सड़ जाने की स्थिति में उसके औषधीय गुण भी समाप्त हो जाते हैं। अश्वगंधा जो कि जिसका कि अब अभी उम्र पूरा होने चला है, वो उसको तो तत्काल उसका उखाड़ कर उसके जड़ को साफ सुथरा करके उसके कंद को लेके उसको छाया में सुखाकर उसको पाउडर के रूप में रख लें, नहीं तो अन्यथा वो मिट्टी में वो सड़ गल जाएगा और उसकी खेती जो वो कर रहे हैं उससे उसका कोई लाभ नहीं होगा और उसमें जो भी उसमें दवा बनाने की क्षमता है या औषधीय गुण है वो नष्ट हो जाएंगे। अभी मौसम चल रहा है लत्तेदार सब्जियों के लगाने का। किसान भाई आने वाले समय में खीरा की फसल लगा सकते हैं। खीरा के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग और स्वर्ण अगेती नामक किस्में अच्छी मानी जाती है। इन्हें लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। जापानी लॉन्ग ग्रीन, पूसा संयोग और स्वर्ण अगेती, ये नाम है खीरा के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के अनुकूल है और अच्छी उपज प्रदान करती है। 1 हेक्टेयर भूमि के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं। खेत की अच्छी तैयारी करके प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीजों की सीधी बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 80 से 120 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। कोहड़ा की खेती हमारे राज्य में बहुत से किसान भाई करते हैं। गर्मा कोहड़ा की खेती में देखा गया है कि इनमें मादा फूलों की अपेक्षा नर फूल ज्यादा मात्रा में आते हैं, जिससे उपज में कमी आ जाती है। आज के बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि किस प्रकार नर फूलों को नियंत्रित कर हम अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान बंधु, अगर आप गर्मा कोहड़े की खेती किए हैं तो इसमें पुरुष फूल आने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके चलते आपका फल कम हो जाता है। तो फल बढ़ाने के लिए अगर 20 लीटर पानी में 10 ml इथरल मिलाकर उसमें स्प्रे किया जाए तो आपका महिला फूल ज़्यादा होगा और फलन आपका ज़्यादा होगा।
डच हो नामक उपकरण मुख्यतः निकाई गुड़ाई के काम आता है, परंतु इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। इन 3 कार्यों को आसानी से निपटाने में सक्षम यह उपकरण किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। प्रतिदिन लगभग 15 डिसमिल भूभाग में लगे फसलों से अनावश्यक खरपतवार निकालने में सक्षम है ये उपकरण। इस उपकरण का नाम है डच हो। निकाई गुड़ाई के अलावा ये उपकरण खेतों में नाली और मेड़ भी बना सकता है। ये बहुउपयोगी उपकरण काफी हल्का होता है, जिसका इस्तेमाल कोई भी आसानी से कर सकता है। इस उपकरण को प्राप्त करने के लिए कृषक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियंत्रण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। ये किसान जो भी फसल लगाते हैं, इनकी कोशिश होती है कि फसल 100% हो, और ऐसा होता भी है। पूछने पर ये बताते हैं कि ये मौसम के अनुरूप खेती करते हैं। कभी मौसम प्रतिकूल हुआ, जैसे कम बारिश या असमय बारिश, से कृषि विशेषज्ञों से उचित सलाह लेकर खेती करते हैं और कभी असफल नहीं होते। जी देखिए, मैं अपने बलबूते पर अब बाप दादा का जो भी खेती बाड़ी है, आज का डेट में हम बीए पढ़ के भी हम किसानों में काम में बहुत खुश हैं। अब मेरे पास अच्छा बेनिफिट है, और अगर बाजार का रेट बढ़िया रहा तो हम अपना बच्चों को पढ़ाने लिखाने, माँ बाप भाई को सबको खुश कर पाते हैं, इतना हम कमा लेते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भावों में तेजी देखी गई। वहीं सब्जी मंडियों में आलू, प्याज सहित हरी सब्जियों के मूल्यों में तेजी का रुख रहा। मौसम की स्थिति को देखते हुए सब्जी उत्पादकों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के भाव बढ़ेंगे। वहीं प्रमुख अनाजों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1650 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1700 रुपए और प्याज न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, समाचार में तो फिर रौरे बड़ा बढ़िया एकदम नया चीज बताए देली। मौसम कर भी हाल बताए देली, मंडी कर भी भाव बताए देली। तो अब बुझाएला कि हम कुछ सवाल खेती से जुड़ल और आगे करो। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए सवाल। हाँ। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विराम लेना जरूरी है। तो किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस छोटे से संदेश के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो या मैंने कि एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी, हाँ आप जो कह रही थी क्या नई चीज? हाँ, असल हम जाने खोजत रही कि जैसे हमरे खेती तो बहुत करीला, सब्जी उपजाइला, धान चाउर मन के करत रहीला, बाकी ई जे एक ठो होवेला तिल, अच्छा, इकर खेती करल जा सकेला ही नहीं कहीं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं की जा सकती। और किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तिल जो है ये एक बहुत अच्छा तिलहन भी है और कई प्रकार के पकवानों में प्रयोग में लाया जाता है और इसकी कीमत बाजार में हमेशा बहुत अच्छी रहती है। तो अगर आप तिल की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा मुनाफा होगा और नई चीज़ आप अपनाएंगे। आप तिल की खेती कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको इसके लिए तैयारियां करनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चलिए इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं। और ख़ास करके इस गर्मी के मौसम में तिल की खेती कैसे करेंगे, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर परिमल कुमार सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गर्मा तिल की खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर परिमल कुमार सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। परिमल जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। परिमल जी, जैसा कि आज का हमने विषय चुना है गर्मा तिल की खेती, तो गर्मा तिल से क्या तात्पर्य है और इससे सही समय कब सही समय होता है जिससे हमारे किसान भाई खेत में लगाएं? गर्मा तिल की मान बुआई के लिए उपयुक्त समय जो है ये 15 मार्च से 15 अप्रैल तक है। और यहाँ जो है खेत की तैयारी जो है माने अभी गर्मी में जो है बढ़िया से उसके लिए माने पहले बुआई सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई के बाद खेत में पर्याप्त नमी रहना चाहिए। उसके लिए है क्या, सबसे पहले खेत में 3 बार जुताई कर देना चाहिए पाटा से। उसके बाद उसके लिए जो है तैयारी के लिए जो है कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद बीज को जो है उपचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि बीज उपचार करने से जो है उसमें 75% बीमारी वहीं कंट्रोल हो जाता है। बाद बाकी 25% जो है वह मिट्टी के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा होता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में यदि खेत में दीमक का प्रकोप है तो ऐसी परिस्थिति में खेत में जिस जगह कंपोस्ट रहता है, यदि उसको हम खेत में डालते हैं उसके पहले उसको जो है वो खेत के कंपोस्ट के चारों तरफ में जो है उसमें गुड़ का घोल बना के डाल देते हैं, जिससे कि जो है दीमक जहाँ भी रहेगा तो उसमें चींटी आकर उठा कर ले जाएगा, तो उससे हमारे खेत में नहीं आएगा। तो इससे है क्या, उसमें जो मिट्टी जनित जो बीमारी है, वो जो मिट्टी जनित जो ये लगेगा दीमक, तो वो चीज़ उसका कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद है क्या, इसके लिए उन्नत प्रभेद है कांके सफ़ेद। और ये प्रभेद जो है जैसे लगाने के बाद इसका मार्केट भी इसका अच्छा मिलता है किसान भाइयों को जो है। और ये सीजन में जो है मकर संक्रांति के समय में करीब जो है उसका 100 से 120 रुपये किलो तक वो बिक जाता है। तो इसी परिस्थिति में यदि हमारे यहाँ यदि किसान भाई यदि इसकी खेती करते हैं तो इसमें जो है आपका 1 हेक्टेयर में जो है करीब 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उत्पादन होता है। तो ये यदि प्रभेद लगाते हैं किसान भाई जो है तो इससे किसान के लिए बहुत ही अच्छा यह है। और हमारे यहाँ जहाँ झारखंड में जो है तेलहन की खेती बहुत कम हो रही है, ऐसी परिस्थिति में यदि तेलहन की खेती करते हैं तो इसमें अभी जो है झारखंड सरकार का ये सुझाव है या प्रावधान है, जो प्रति ज़मीन में यदि वो लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में जो है किसान भाई को जो है 4,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलता है। ऐसी परिस्थिति में यदि तेलहन की खेती करते हैं उसमें इसमें पानी बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। इसमें एक सिंचाई जो है करीब पहली सिंचाई ज़रूरत पड़ेगी जो है 25 दिन में और दूसरा जो है 40 से 45 दिन में 2 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो है ये तैयार करीब जो है आपका यह 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। इसके लिए दूरी जो होती है कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे कि जो है यह उसका प्रॉपर स्पेसिंग रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि खेती करते हैं तो इसमें भी सरकार का ये प्रावधान है, जो 1 हेक्टेयर में 1,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाई को एक तो उत्पादन तो मिला ही और दूसरा ये जो है एक
प्रावधान के तहत जो है उनको एक प्रोत्साहन राशि भी मिल जाती है। तो ये यदि किसान भाई यदि ये इस चीज़ को पालन करते हैं और यदि दूरी मेंटेन करते हैं तो इससे जो है क्या कीट वगैरह लगने की संभावना भी बहुत कम रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे किसान भाई इस फसल को लगाते हैं तो इससे बहुत ही उनको एक तो खेत की उर्वरा शक्ति भी उससे बढ़ जाती है, जो इसका पत्ता वगैरह जो गिरता है इसके बाद जो भी फसल लगाते हैं तो उसमें भी जो है करीब 15 से 20% तक बढ़ोतरी होती है जिस फसल को लगाएंगे इसके बाद। परिमल जी, आप हमारे किसान भाई को बताएं कि उन्नत बीज दर क्या होनी चाहिए। हाँ, यह गर्मा तिल के लिए उन्नत बीज, इसके लिए जो है बीज दर जो है 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए जो है। और ये यदि प्रॉपर स्पेसिंग में यदि इसको लगाया जाएगा तो आराम से ये जो है 6 केजी बीज में ये पूरा बीज माने पर्याप्त है। परिमल जी, अब बात आती है कि खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कितने समय पर और कब कब करना चाहिए। यह इस गर्मा तिल के लिए खाद जो है करीब यूरिया 52 किलो, DAP 88 केजी और पोटास जो है 35 केजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यदि किसान भाई इसमें सल्फर का यदि प्रयोग करते हैं तो इससे जो है उत्पादन ज़्यादा होता है और इसमें जो तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसमें जो है करीब जो है 2.5 किलो में 1 किलो तिल का तेल हो जाता है। और ऐसे भी तिल तो इसका 100 से 120 रुपये किलो बिकता है और इसका तेल भी जो है करीब 200 रुपये लीटर के हिसाब से ये बिकता है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि यह है और इसका ऑयल परसेंट जो है माने 40 से 50% रहता है इसमें, और उत्पादन जो है इसका 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। परिमल जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि हमारे फसल तैयार होगी तो उसका भंडारण वो कैसे करेंगे और कब वो उनको पता चल जाता है कि हमारे जो फसल है वो तैयार हो चुकी है। सही, ये जो है फसल जो तैयार होता है इसके लिए उसकी पहचान यह है पौधे का पत्ती जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसका जब देखा जाता है जो यह माने तैयार हो गया पत्ती पीला पड़ना, तो धीरे धीरे जो इसका कटाई की ओर तैयारी कर देनी चाहिए। जहाँ थोड़ा सा भी विलम्ब होगा तो उसमें उत्पादन में ह्रास होता है। और उसमें जो है ऐसा है करीब यदि थोड़ा सा भी लेट होगा, ये जैसे हमारा 70 दिन में तैयार हो जाता है, यदि 70 से जैसे वो लेट होता जाएगा उतना वो उसका दाना झड़ेगा और उत्पादन में उतना ह्रास होगा। जहाँ तक यदि समयानुसार इसका कटाई हो जाती है तो इसमें जो है करीब उनको जो है 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन होता है। और जैसा कि हम बताएं इसमें जो है 1 हेक्टेयर में जैसे उत्पादन हुआ जैसे 7 हेक्टेयर, और इसका कीमत जो है माने जैसे 100 रुपया क्विंटल के हिसाब से, तो वो जो हो गया 1000 रुपया, और करीब जो है इसमें ले देकर जो है यह 8000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें आमदनी हुई जो है। और इसमें जो है तो ऐसी परिस्थिति में जो है इसमें खर्च बहुत ही कम है। जो खाद वगैरह बीज लेकर के मुश्किल से जो है इसमें खर्च जो है यह 3 से 4 हज़ार है, और इसमें आमदनी जो है इस हिसाब से जो है करीब जो है 8 से 10 हज़ार है। तो इससे किसान भाइयों को लाभ ही है और सरकार की ओर से भी प्रोत्साहन राशि मिल जाती है। परिमल जी, चूँकि गर्मी में गर्मा तिल की खेती होती है तो इसमें सिंचाई की क्या व्यवस्था होती है, और अगर कीट वगैरह होते हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। गर्मा तिल में सिंचाई की आवश्यकता जैसे शुरुआत में तो पर्याप्त नमी रहनी चाहिए, उसके बाद जो है करीब 25 दिन के बाद जो है एक बार उसमें सिंचाई होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी सिंचाई जो है 40 से 45 दिन के बाद देनी है। और जिस समय सिंचाई किया जाएगा जो है उस समय उसका जो है कम से कम जो है दोनों बार जो है खरपतवार का नियंत्रण करके उस समय उसको निकाल करके उस समय उसका सिंचाई कर देना चाहिए। और जहाँ तक बात है उसमें ये जो है यदि समयानुसार उसमें सिंचाई दिया जाएगा तो उत्पादन उसमें अच्छा होगा। गर्मा तिल में जहाँ तक कीट वगैरह जो कीट व्याधि बहुत ही कम लगता है और नहीं के बराबर ही लगता है। और इसका यदि खरपतवार नियंत्रण कर दिया जाए और इसमें क्या कहते हैं जहाँ तक इसमें कीड़ा मकोड़ा नहीं के बराबर ही है इसमें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी गर्मा तिल की उन्नत खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। जोहार मास्टर जी, जरूर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और हम अपने दर्शकों का पहले करते हैं स्वागत। हाँ। तो आप सभी कृषि दर्शन देखने वाले दर्शकों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
और पर्वतिया जी बताइए बाकी हालचाल क्या है? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। अच्छा एक बात बताओ, हमरे कर जे दादा परिया में खेती होत रहे, उमन जैसे करत रहे, उसने अगर हमरे आइजो करब बोले उसने फायदा नहीं मिले पारी है कि नहीं? हाँ ये तो बात सही है। हाँ। नई जो तकनीकें हैं, नई जो हम जानकारियाँ देते हैं, हाँ। अगर इनका हमारे किसान भाई बढ़िया से प्रयोग करते हैं, अच्छी तरह उपयोग करते हैं, तो जो निश्चित रूप से फायदा होगा। हाँ ओकर में समय भी बाचेला, बेसी मुनाफा मिलेला है नी। हाँ तो ओहे ले तो हमके बुझाएला कि रौरे एकदम समाचार में जो हमरे के नया नया तकनीक, मौसम कर जानकारी और ये सब देवत रहीला। हाँ तो चलिए ना फिर समाचार देख लेते हैं। क्या हाँ। तो चलिए किसान भाइयों देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें कृषि समाचार में। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर PK सनिग्रही जी। ये हमें जानकारी देंगे कि गर्मा मक्के की खेती कैसे करें और इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है गर्मा मक्के की खेती, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि गर्मा मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए? ये भी देखिए, गर्मा मक्का के लिए ये भी जो समय है बहुत ही उपयुक्त है। इसलिए सबसे पहले खेत देखिए, ऐसा खेत, इसलिए गर्मा का मक्का का हम खेती कर रहा है, इसलिए नीचे वाला ज़मीन होना चाहिए जिसमें आपका नमी धारण क्षमता जो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इसका ऊपर किसान भाई ध्यान रखे। उसमें जैसे ही आपका गेहूँ कट जाता है उसको तुरंत बाद आपका मक्का का खेती करना चाहिए। ये तो हो गया खेत का चुनाव। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि खेत की तैयारी कैसे करें मक्का लगाने के लिए? जैसे ही आपका फसल गेहूँ काट जाता है उसमें 2-3 बार अच्छी तरफ से जोताई करके जितना भी गेहूँ का डंठल वगैरह है उसको फेंक देना चाहिए। उसका बाद देखना पड़ेगा आपका उसमें जो नमी का मात्रा है वो सही ढंग का होना चाहिए। उसी खेत को जोताई करके उसमें जो आवश्यक मात्रा जो खाद का है उसमें हम लोग प्रति हेक्टेयर में 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फॉस्फोरस एवं 50 kg पोटास, इसी रेशियो में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो 100 kg नाइट्रोजन बताया गया है उसमें आधा रकम मतलब 50 kg नाइट्रोजन, 50 kg फॉस्फोरस एवं 50 kg पोटास अच्छी तरफ से खेत में मिला देना चाहिए। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो कौन कौन सा किस्म है गर्मा मक्के का जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकें? इसमें हम लोग का झारखंड में 3 किस्म उपलब्ध है। उसमें जैसे एक बिरसा मक्का एक है, बिरसा मक्का 2 और एक प्रिया है। ये 3 प्रभेद का किसी भी एक प्रभेद का चुनाव करे गर्मा के लिए, वो बहुत ही अच्छा रहेगा जी। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये मक्का का लगाते समय किन किन बारीक बातों पर ध्यान दें खेत में लगाते समय हमारे किसान भाई? पहले तो किसान भाई को ये ध्यान देना चाहिए, पहले तो बीज का जो मात्रा आप प्रयोग करते हैं उसमें 30 से 40 किलो बीज का 1 हेक्टेयर का दर से आपको प्रयोग करना है। इसमें जो मक्का आप लोग लगाते हैं उसको एक लाइन से दूसरा लाइन का दूरी जो होगा वो करीब 75 सेंटीमीटर आपको रखना है एवं एक पौधा से दूसरा पौधा का जो बीज हम लोग डालते हैं उसका दूरी आपको 25 सेंटीमीटर रखना है। इसका पर ज़्यादातर आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि बाद में नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा घना करके लगा दीजिएगा तो मक्का का पेड़ आपस में सड़ जाएगा, उसमें आवश्यक जो आपका बढ़ोतरी होगा वो नहीं हो पाएगा। इसका पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। लगाते समय बीज का उपचार जरूरी है क्या? हाँ, इसमें जो कोई भी फसल हम लोग लगाते हैं उसका बीज उपचार करने से ये फ़ायदा होता है, उसमें कम लागत में हमको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बीज उपचार नहीं करने से बाद में जो बीमारी होता है उसको हम लोग को माने कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई होता है। इसलिए सब किसान भाई को मेरा तरफ से ये सलाह होगा, उसमें जो भी मक्का का बीज का इस्तेमाल करना है आपका गर्मी का दिन में 1 किलो बीज में 2 ग्राम बेबिस्टिन नामक एक पाउडर आता है, उसको अच्छी तरह से मिला के उसका उपचार करके तो भी खेत में बुआई करें। जी, ये तो हो गई उपचार की बात, बीज उपचार की बात। अब हमारे किसान भाई जब मक्का लगाने लगें तो दूरी भी आपने बता दी, अब लगाते समय कितने उर्वरकों का प्रयोग करें? उसमें जैसे आपको बताया गया है हम लोग का जो आधा मात्रा जो यूरिया है 50 kg फॉस्फोरस एवं 50 kg पोटास, ये तीनों खाद बुआई का टाइम ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसका बाद जब आपका मक्का
निकालने के बाद अंकुरण के बाद जब आपका माने हाइट तक आ जाता है, नी हाइट तक जिसको हम लोग बोलते हैं, उस टाइम जो आधा मात्रा हम लोग नाइट्रोजन रखते हैं उसको टॉप ड्रेसिंग का रूप से उपरिवेशन करके उसको प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो लगाने की बात हो गई, उर्वरक की भी बात हो गई। अब चूंकि गर्मी का समय है तो हमारे किसान भाई निचले खेत में लगाए हैं, तो सिंचाई कितनी मात्रा में दें और कितना देने से मतलब मक्का की खेती अच्छी होगी? उसमें किसान भाई को ये ध्यान देना पड़ेगा, गर्मी का दिन में बहुत ज़्यादा खेत सूखता है, इसलिए शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा मोटा मोटी 20 से 25 दिन का अंदर अंदर आपका सिंचाई जरूर करना पड़ेगा। इसका पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका बाद भी आपको हमेशा खेत का तरफ नज़र रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जिस टाइम मक्का का पौधा सूखने लगेगा ऐसा स्थिति आने नहीं देना है, उसका पहले आपका सिंचाई का प्रबंध करना पड़ेगा। ये तो हो गई फिर सिंचाई की बात। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मक्के में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और उसका कैसे निदान हमारे किसान भाई कर सके। मक्का में जो गर्मी का दिन में एक तना छेदक बल के एक बीमारी माने कीड़ा का प्रकोप होता है, जिसमें किसान भाई ये देखते हैं उसका जो अंकुरण का बाद पौधा जब बड़ा हो जाता है उसमें जो मेन जो पत्ती है वही सूखने लगता है, उसको हम लोग इंग्रेजी में डेड हार्ट बोलते हैं, अंदर से सूख जाता है। इसलिए किसान भाई को ये ध्यान देना पड़ेगा, वो बीमार कीड़ा लागे व ना लगे, लेकिन किसान को फुराडन 10G का प्रयोग प्रति पौधा का 10 से 15 दाना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उस कीड़ा से हमको राहत मिल जाएगा। लेकिन किसान भाई को उसका साथ ये भी एक ध्यान देना पड़ेगा, जहां आप ये दवाई का प्रयोग कीजिएगा वहाँ उस खेत में किसी तरह का मवेशी नहीं आना चाहिए, इसलिए मवेशी उस खेत को चरेगा तो उसमें मवेशी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से कीट लगते हैं डॉक्टर साहब? इसमें ज़्यादातर कीट वही एक ही कीट लगता है, इसका अलावा और कोई भी दूसरा तरह का कीट आता है, जैसे में फल में भी आप लोग कभी कभी देखते हैं उसका जो बाली आता है उसमें भी कभी कभी पिल्लू लग जाता है, जिसमें वो दाना को पूरा खा जाता है। उसके लिए आप मोनोक्रोटोफॉस 2 ml दवाई प्रति लीटर पानी में एक बार छिड़काव कर देने से उससे राहत मिल जाएगा। ये तो हो गई कीड़ों की बात। अब हमारे किसान भाई बताइए कि मक्के में कौन कौन सा रोग लगता है, रोग व्याधि कौन कौन सा लगता है, और हमारे किसान भाई कैसे पहचान सके, इसका लक्षण क्या है कि ये बीमारी लग गई है हमारे मक्के में? उसमें ज़्यादातर आपका किसान भाई को ये देखना चाहिए, ऐसे गर्मी का दिन में बीमारी का प्रकोप बहुत ही कम होता है, इसलिए कि ऐसे ही मौसम गर्म रहता है, तो भी किसान भाई को देखना पड़ेगा। कभी कभी पत्ती देखिएगा सूखने लगता है, उसका पर ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए सपोज ऐसा कुछ होता है तो उस पौधा को उखाड़ के तुरंत फेंकना चाहिए, और नहीं तो आपको कोई भी आपको फंगस रहित जैसे आपको डाइथेनियम 45 इसका आपका छिड़काव प्रति हेक्टर 10 kg का हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी ई गर्मा कर मौसम में तिल कर खेती कर फायदा गर्मी के मौसम में गर्मा फसलों की खेती और मकई कर भी फायदा उठा सकी। आज बिल्कुल हमारा कार्यक्रम जो है वो गर्मा फसलों पर केंद्रित हो गया। तो और कोई गर्मा फसलों से संबंधित बातचीत आपकी है? ई मौसम में तो खेत में ढेरे चीज रहेला मास्टर जी, बाकी हमके बुझाला कि एक दिन में तनी बगरा जानकारियों नहीं पची। आपका इशारा है कि समय जो है वो समाप्त हो रहा है, तो सही बात है किसान भाइयों। आपसे बातचीत करते करते देखिए वक्त हमारा हो चला, हम कार्यक्रम को अब समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन चलते चलते आपसे एक विनती जरूर करना चाहेंगे कि आप हमें अपनी बात, अपनी समस्याएं, अपने सुझाव खत के द्वारा जरूर लिखिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो अपन सब बात के लिख के भेजो, अपन सवाल जरूर लिख के भेजो, क्योंकि मास्टर जी के हमेशा इंतजार रहेला कि हमरे का पूछो और का नया नया जानकारी मास्टर जी। बिल्कुल पर्वतिया जी, हमारी पूरी टीम आपके खतों का करेगी इंतजार, लेकिन कार्यक्रम को अब यहीं पर देंगे विराम। जोहार।